नमस्कार दोस्तों, मैं बीजू चक्रवर्ती और मेरे साथी कुंतल विश्वास, हम दोनों आपके सामने फिर से मौजूद हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि इसरो ने कल चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड किया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम सारे देशवासी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप सब जानते हैं कि स्पेस की टेक्नोलॉजी, इसरो इस फील्ड में जिस तरह से काम कर रहा है, हमें लगता है आने वाले दिनों में ये नासा को ना क्रॉस कर जाए और ये चीज जो है, ये जो हमारी आशा है, ये जरूर संपूर्ण होगी। क्यों कुंदल जी? और वो भी 1/3 बजट के साथ। 1/3 बजट के साथ, इतना ज्यादा लो कॉस्ट बजट के साथ, मैन पावर की कॉस्टिंग कम, ये कोई भी प्रदान नहीं कर सकती है जो इंडिया कर सकता है। राइट? करेक्ट। 104 सैटेलाइट्स टुगेदर एक साथ लॉन्च ये इंडिया ही कर सकता है और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। राइट? 2022 जुलाई तक अगर देखें तो इसरो ने लगभग 34 कंट्रीज के साथ सपोर्ट लेके, या 34 कंट्रीज की जो सैटेलाइट्स हैं वो इसरो ने लॉन्च की थी। लगभग 342 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इसरो, तो 34 कंट्रीज के हेल्प से। राइट? और भी देखा जाए 1992 जो कमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म है एंट्रिक्स टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने 2016 से 2019 तक 239 सैटेलाइट लॉन्च की है और ये जो लॉन्च की है इसमें जो रेवेन्यू अर्न किया है एंट्रिक्स ने, दैट इज अराउंड 6,282 करोड़। इतनी रेवेन्यू अर्न करना, इट्स बिग थिंग। ये हमारी इसरो ही कर सकती है और इसरो के जो सपोर्टिंग हैंड्स हैं वही कर सकते हैं। इसके लिए इसरो को काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन हम लोगों का तरफ से। बिल्कुल, हम सब देशवासी उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहते हैं उनको। जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रहा है, ये आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज जिस तरह से हमारी जीडीपी में हेल्प कर रही हैं, और नॉट ओनली जीडीपी, साथ में हमारी पब्लिक वेलफेयर में भी हेल्प कर रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। हाँ, इंडिया जब से प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर बेस्ड जीडीपी इंडिया का था और लास्ट 20 साल में दैट सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड, मेनली चेंज्ड बाय द सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में मेन जो आ जाता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट। चाइना और इंडिया दोनों एक साथ ही बड़े हो रहे थे, बट चाइना काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया मैन्युफैक्चरिंग में, बट इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो अपनी परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रो की है वो है आईटी में, आईटी एंड सर्विसेज में। करेक्ट। बहुत अच्छा योगदान रहा इंडिया का, इसीलिए बाहर के काफ़ी सारे कंट्रीज जो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं आईटी सर्विसेज के लिए। राइट? और इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं तो डिजिटलाइजेशन हैज चेंज आवर लाइफस्टाइल। जैसे हम काम करते थे या पढ़ाई करते थे या शॉपिंग करते थे, सभी डिजिटलाइजेशन ने लास्ट 5 से 10 साल में पूरा चेंज करके रख दिया है। जी, नेस्कॉम जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज हैं, इन्होंने कहा था FY 22 में कि हमारी जो ग्रोथ रहेगी वो ईयर ऑन ईयर 15.5% की रहेगी। हाँ, 15.5% के हिसाब से हम आईटी एंड सर्विसेज में ग्रो करेंगे। जो वर्ल्ड में अगर जीडीपी में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है आईटी इंडस्ट्री का, इट इज़ अराउंड 8.7 इन द ईयर ऑफ 2021। और उसी समय पे अगर हम देखते हैं वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन था आईटी इंडस्ट्री का, इट इज़ अराउंड 3.6-3.7 के करीब। राइट। सो हम लोग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं इन द इकोनॉमी। FY 21-22 GDP was 8.7, वही वेयर एज ग्लोबल GDP was 3.6। तो हमारी GDP जो है वो कंपेरेटिवली आईटी से ज़्यादा मिल रही है ग्लोबल GDP के साथ हम अगर कंपेयर करते हैं। राइट? करेक्ट। और अगर आईटी का शेयर जो है हम लोगों का जीडीपी में इसी साल अगर हम देखते हैं तो 8% है। बाय 2025 दैट एस्टिमेट इज ग्रोइंग। जीडीपी में आईटी का या सर्विसेज का रहेगा, इट इज अराउंड 10%। विथ दिस ईयर रेवेन्यू इज $227 बिलियन का था। और एक एस्टिमेट भी है आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो कंपनी है, उसका जो
मार्केट रिसर्च कंपनी है, उसका थॉट प्रोसेस है इंडिया का जो वर्किंग फोर्स है आईटी के, वो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 16%, टोटल वर्कफोर्स में इंडिया का वर्कफोर्स रहेगा 16%। ओके ओके, सो ग्रेट। मतलब मैं सिर्फ मुझे जीडीपी याद आती है, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले दिनों में हमें लगता है यूके एंड जर्मनी एंड जापान को क्रॉस करके हम विल बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सारे सेक्टर्स, आईटी हो या दूसरे सेक्टर्स हो, ये सारे हमारे जीडीपी में अच्छे तेजी से पार्टिसिपेट करेंगे और इनकी जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ेंगी। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा आपका जो वर्किंग फोर्स है, काम कौन करेगा उसमें। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है वो इंडिया से है, सत्तर नाडेला। आपका गूगल का जो सुंदर पिचाई वो भी इंडिया से है। इसीलिए टैलेंट का इंडिया में आईटी में कोई कमी नहीं है। तो दैट्स द मेन बैकफोर्स जो रहेगा आईटी इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने में। राइट। इंडियन आईटी रेवेन्यू अगर देखें परसेंटेज वाइज जो जीडीपी में है, वो फिनेंशियल ईयर 2022 में इट वाज नियर अबाउट 2.2% सिर्फ भागीदारी थी। अभी वो दैट इज फिनेंशियल ईयर 23 में अगर देखें तो दैट इज अराउंड 7.4%। सो इंडिया आईटी कंट्रीब्यूशन टू 53% जो सर्विस हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमारी 53% की जो इनकम आती है एक्सपोर्ट से, वो है आईटी। करेक्ट। तो मैक्सिमम जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं आज के दिन में, वो है आपका आईटी का ही मैक्सिमम सपोर्ट है। और वो इसी वजह से हुआ है, लेयर बाय लेयर ही हुआ है। अगर आप डिजिटल पब्लिक इंटरफेस में जाते हैं डीपीआई में, वो 2013 से इसका पहला ईंट रखा गया था। देन आपका यूपीआई थॉट प्रोसेस आया था 2013 में, दैट हैज बीन लॉन्च्ड इन 2016। और यूपीआई आज के दिन में इंडिया में सिर्फ पॉपुलर नहीं है, बाहर का बहुत सारा कंट्री में दे आर ऑल्सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट सेम थिंग्स। बिल्कुल 30 कंट्रीज के साथ बात चल रही थी, जिसमें काफ़ी बड़े कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, आपके मेरे ख्याल से जापान, यूके, फ्रांस, राइट, यूएई, सिंगापुर। तो ये सारे ऑलरेडी हमारी जो सिस्टम है इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया है। जापान, नेपाल, इन सब के साथ अभी भी जो है वो बात चल रही है। और जो हमारी रेवेन्यू के बारे में मैं बता रहा था, ये रेवेन्यू विल बी डबल इन बाय 2030 फिनेंशियल ईयर। 2030 फिनेंशियल ईयर तक हमें लगता है ये डबल हो जाएगा, जो रिपोर्ट कहती है, बिकॉज नाउ द रेवेन्यू इज अराउंड $245 बिलियन। वो दैट विल बिकम बाय फिनेंशियल ईयर 30 $500 बिलियन। ओके, हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ना। तो जितनी रेवेन्यू बढ़ेगी उतनी हमारे लिए जीडीपी में ग्रोथ आएगा, उस तरह से हम पूरे वर्ल्ड में अपनी जीडीपी जो है तेजी से बढ़ा सकेंगे। करेक्ट। और इसका जो मेन नीड जब ईट रखा गया था यूपीआई, और एक उससे पहले भी शुरुआत था आपका आधार से। आधार एक्चुअली ऐसा एक प्लेटफॉर्म था जिससे डिजिटल गवर्नेंस में गवर्नमेंट का काफ़ी आसानी हुआ है। जो भी इंडिविजुअल के पास गवर्नमेंट का कोई भी सर्विस पहुंचाना है तो इट विल बी बेस्ड फ्रॉम द आधार के लिंक अप होने से क्या है, जो लीकेज था गवर्नमेंट का, जितना भी वेलफेयर था वो करेक्ट लोगों के पास पॉसिबल हो रहा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑलमोस्ट एरर फ्री आज के दिन में है। पहले क्या होता था, जो भी पैसा आता था गवर्नमेंट के हिसाब से वो पूरा कहाँ खर्च हो रहा है उसका कोई परफेक्ट बैलेंस नहीं था, हिसाब नहीं था। आज के दिन में ऐसा नहीं है। तो आधार इज द मेन थिंग्स। देन आ गया यूपीआई। आज के दिन में कोविन जो ऐप था, कोविड के समय में गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था, वो बाद में बहुत सारा कंट्री में वो पॉपुलर हुआ है। क्योंकि आप कैसे ट्रैक करेंगे किसका वैक्सीनेशन हुआ है, या एक शहर में पहला मेरा वैक्सीनेशन हुआ एक शहर में, दूसरे जब मेरा टाइम आया आई गेट वैक्सीनेटेड फ्रॉम डिफरेंट सिटी, और थर्ड मेरा बूस्टर डोज वो डिफरेंट कंट्री से अगर हो रहा है तो उसका ट्रैकिंग जो है वो कोविन ऐप से काफ़ी सीमलेसली हुआ है। देन दैट हैज़ बीन वेरी पॉपुलर एंड 30 कंट्रीज वो एडोप्ट करना चाह रहा था।
तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इट विल बी ओपन सोर्स करके हर किसी के लिए दैट हैज बीन फ्री, एनीवन कैन यूज दैट ऐप। राइट। फरवरी 2022 में जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने ये कहा था कि WHO के साथ एक MOU जो है वो साइन होने वाली है। उस MOU में ये होगा कि ये कोविन ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म जो है उसको यूज़ किया जाएगा। तो कुंतल जी बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं उसको कि उसमें क्या फ़ायदा रहेगा। हाँ, अगर मान लेते हैं मेरा फर्स्ट वैक्सीनेशन हुआ है इंडिया में, सेकेंड वैक्सीनेशन दूसरा कोई कंट्री में हुआ है, तब जाके क्या होगा, क्योंकि मैं उस समय था ही नहीं, तो दैट हैज़ बीन दैट प्लेटफॉर्म शोज दैट आपका फर्स्ट वैक्सीनेशन इस कंट्री में हुआ है, उसके लिए एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। सेकेंड वैक्सीनेशन कहीं पे भी हो उसका भी सर्टिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन आपके साथ ही रहेगा। ड्यूरिंग कोविड ये जो कोविन जो हमारी सॉफ्टवेयर थी इसको ओपन सोर्स कर दिया गया था, क्योंकि मोर देन 50 कंट्रीज़ ने ये चीज़ जो है अपनाया था और काफ़ी उनको हेल्प मिला था इस चीज़ से, राइट। हाँ जी। दूसरा देखिए, कोविड के समय हमने ड्यूरिंग पैंडमिक ये हमने समझ लिया है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। बैंक ने पहले जो कि हम क्यूज़ में खड़े होकर सारा काम करते थे, बैंकिंग की सारी चीज़ें होती थी, अभी वो भी डिजिटल हो गई हैं। कोई भी चीज़ें जो ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में हुआ करती थी, आपके बच्चों की पढ़ाई हो, एजुकेशंस जो हो, वो भी आजकल ऑनलाइन में होती है। पहले जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो ऑफलाइन हुआ करती थी, कोई कॉन्फ्रेंसेस ऑफलाइन हुआ करती थी। ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक में हमने समझ लिया है कि वो जूम मीट या गूगल मीट वगैरह वो सब करके हम कर सकते हैं। तो ये सारे काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं, जो टाइम भी हमें कम लगता है, कॉस्ट भी हमें कम लगे, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। आज के दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है आपका, और एक ऐप दीक्षा बोल के, दीक्षा जो ऐप है उसमें अगर आप कोई भी लॉगिन करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी पब्लिश्ड बुक है वो क्लास 1 से क्लास 12 तक या उसके बाद भी, या स्टेट गवर्नमेंट का भी जितना भी बुक है वो QR कोड के साथ उसी ऐप में है, तो यू कैन एक्सेस द बुक एनी टाइम एनीवेयर। तो उसमें क्या है, एडिशनल कोई कॉस्ट भी नहीं लगता है। पहले एक मीटिंग के लिए यू हैव टू ट्रैवल, कितना टाइम भी वेस्ट हो जाता था। नाउ यू कैन सिमलेसली यू कैन यूज गूगल मीट या टीम मीट या जूम मीटिंग। और इसके लिए जो पहला जो चीज़ था, इंटरनेट इंडिया में सबसे सस्ता है और सबके पास अवेलेबल भी है, लो कॉस्ट, बट इट कैन एक्सेस हर किसी के पास है। और देखा जाता है तो जियो आज से 5 साल पहले, जियो आने से पहले एवरेज यूज ऑफ डेटा जो था हर महीने का हर मोबाइल ऐप में जो रहता था 1.5 गीगाबाइट एवरी मंथ। नाउ दैट हैज़ बीन, वो जो कोई भी एक लोग हर दिन उतना इंटरनेट यूज़ कर लेता है। इंटरनेट बिकम द फर्स्ट पिलर फॉर दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। So tech spending is likely to grow by 2x pace compared to pre-pandemic level जो थी, उस हिसाब से अभी 2 गुना करके जो है टेक स्पेंडिंग जो है वो बढ़ रही है। ऑफशोरिंग जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। हमारे काफ़ी टैलेंटेड बच्चे या स्टूडेंट्स जो यहाँ पे काम करते थे आईटी में, सो ड्यूरिंग पैंडमिक ह्यूज डिमांड आई थी। सो हमारे यहाँ से काफ़ी ऑफशोर जो हैं वो गए भी हैं और वहाँ पे भी जो जॉब है उनकी लगी है, राइट। सो ये सारे बात करते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि HDFC म्यूचुअल फंड एक टेक्नोलॉजी फंड लेके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंड के ऊपर में अपनी NFO ला रही है, जो NFO विल बी क्लोजिंग ऑन 5th ऑफ सितंबर। सो हम ये कहना चाहते हैं आपसे, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज लास्ट 2021 से 22, सो 22 में हम अगर देखें तो आईटी ने, जो आईटी की इंडेक्स है उसने लगभग 19% की नेगेटिव रिटर्न दी है। इस साल अगर हम देखें तो उसने सिर्फ 7% की ही रिटर्न दी है। वेरएज हमारी जो इंडेक्स है BSE 500 वो बढ़ रही है, बट आईटी कंपैरेटिवली उस तरह से बढ़ा नहीं था, क्योंकि जो ग्लोबल स्लो डाउन होने की संभावना ज़्यादा थी लास्ट ईयर, उस कारण से हमारी आईटी इंडेक्स ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया है।
बट आने वाले दिनों में हमें ये लगता है कि आईटी की जो इंडेक्स है वो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रदान करेंगी, क्योंकि वो अभी भी अंडर वैल्यूड है। उसके स्टॉक्स प्राइजेज जो हैं उनकी पीई जो है काफ़ी कम है। पूरे इंडेक्स की पीई भी देखें तो वो कंपैरेटिवली कम है, राइट। सो ये जो आपकी फंड रहेगी ये आपकी मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे। ये काफ़ी सारे सेक्टर्स में करेंगे, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स, टेलीकॉम सेक्टर्स, इस तरह से जो इनके रिलेटेड हैं ये काफ़ी सारे सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। हाल फिलहाल में एचडीएफसी ने काफ़ी सारे एनएफओज लाए हैं डिफेंस के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। नाउ अगेन दे आर कमिंग विथ दिस टेक्नोलॉजी। सो हमें लगता है कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, आप अगर रिस्क लेने की क्षमता है आपके पास, तो टेक्नोलॉजी में भी आपकी एसेट जो है वो एलोकेट आपको करनी चाहिए। क्यों? आईटी, पहले आईटी मतलब हम लोग सोचते थे टीसीएस, इन्फोसिस। आज के दिन में आईटी में आ गया है रोबोटिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, एआई, ब्लॉकचेन, आईओई, तो बहुत सारा नया फील्ड आ गया है एंड दैट हैज़ बीन इंक्रीजिंगली पॉपुलर बाय दिस डेज। तो जैसे 3D प्रिंटिंग में हम जस्ट 7-10 डेज पहले ही न्यूज़ आया है, इंडिया का पहला 3D घर जो बना है बेंगलोर में, एक पोस्ट ऑफिस बना है, दैट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। पहले हम सोच ही नहीं पाते थे कि ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारा न्यू वेज आ रहा है। तो बीजू जैसे बोला, तो आईटी में हम लोगों का एलोकेशन अगर आता है या आपका आता है, दैट बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2021 में इंडिया हैज इम्प्रूव इट्स रैंकिंग टू 46। तो 4 पायदान जो है इन्होंने जंप किया है, तो 46 रैंक पे जो है इंडिया वो चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंसल्टेंसी फर्म जो है ब्रेन एंड कंपनी, और आपकी IAMAI मतलब इंडस्ट्री बोर्ड जो है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रिपोर्ट की है कि वर्ल्ड 16% टैलेंट जो है हमारे इंडिया से पूल की जाती है। करेक्ट, राइट। इंडिया में आईटी इंडस्ट्री में टैलेंट का तो कमी है नहीं। हाँ, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म में विच इज़ द 3rd हाईएस्ट। ओके, राइट। सो ये बहुत बड़ी बात है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपकी इंटरेस्ट भी आप धीरे धीरे खोने लगेंगे। सो हम चाहते हैं कि इस फंड में आप ज़रूर, अगर संभव हो आपके लिए, तो ज़रूर अपनी एसेट को एलोकेट करें। ये इन्वेस्टमेंट आने वाले 2-3 साल या लंबे समय के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें प्राप्त होगी। ऑलवेज याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। डिस्क्लेमर जो है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।